प्रभात पांडे दक्षिणम कंपटीशन क्लासेस की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछले वर्ग में वर्णमाला का दूसरा चैप्टर यानी दूसरा पार्ट पढ़ा था। दूसरे पार्ट में हमने व्यंजन के बारे में अध्ययन किया था। अब व्यंजनों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको स्वर और व्यंजन दोनों को मिश्रित रूप से उनके उच्चारण स्थान के आधार पर बांटते हुए लाया हूँ। तो आपको ये देखना है कि किस प्रकार से आप स्वर और व्यंजन को एक साथ रख के उनके उच्चारण स्थान को याद कर सकते हैं। शायद ये ज़्यादा ही सरल मेथड होगा आपके लिए याद करने के लिए। स्वर और व्यंजन को एक साथ रख दिया जाए और वो जुड़ते क्रम में हैं। यदि आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो आप उसको समझ भी पाएंगे। आइए देखते हैं। जैसे पहला है, इधर उच्चारण स्थान लिखा हुआ है और इधर स्वर और व्यंजन दोनों की कड़ियाँ लिखी हुई हैं। अब मैंने पिछली वर्ण में आपको जैसे बताया था का, चा, टा, ता, पा, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, उसी प्रकार से यहाँ पर भी बांटा गया है। पहले में आप देखेंगे लिखा हुआ है कंठ। आपको ध्यान हो तो कंठ का वर्ग का उच्चारण स्थान था। इसी प्रकार से छोटा आ और बड़ा आ ये स्वर का पहला वर्ण है। स्वर के दो आगे के वर्ण किससे बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। और का वर्ग का उच्चारण स्थान भी क्या होता है? कंठ होता है। हा का उच्चारण स्थान मैंने स्वर यंत्र लिखवाया था या कंठ लिखवाया था, तो हा का उच्चारण स्थान भी कंठ होता है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो कंठ के बाद दूसरा नाम था तालव्य या तालु। तालव्य या तालु के तौर पर आप देखेंगे छोटी ई और बड़ी। छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटी ई और बड़ी। का वर्ग के बाद दूसरा वर्ग था चा वर्ग और इसमें या और सा दो का प्रयोग किया जाता है। या से यज्ञ अंतःस्थ व्यंजन वर्ण का पहला वर्ण है और सा ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन वर्ण का वर्ण है। उसके बाद नीचे आएंगे तो आप देखेंगे मूर्धन्य, कंठ तालु मूर्ध्य, का चा टा। अब कौन सा वर्ग आ जाएगा? टा वर्ग। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ नहीं आया, क्या लिखा गया? री से ऋषि। उसके बाद सा से षटकोण और उसके बाद उत्क्षिप्त दो व्यंजन वर्ण। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो दंत लिखा हुआ है, कंठ तालव्य दंत मूर्धन्य दंत। अब दंत से ता वर्ग का उच्चारण स्थान है ता, था, दा, धा, ना, ता वर्ग पूरा। उसके बाद पहला सा से संयम, दूसरा सा से षटकोण, तीसरा सा से सपेरा। सा 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 आपने पढ़ा था। इसी प्रकार से सा 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 को आप नीचे ले जाएंगे। ये ला और जा के नीचे आपने देखा कि ये नुक्ता लगा हुआ है। इसका विशेष ध्यान रखें, ये जा नहीं है, ये जा है। ये अरबी भाषा का एक शब्द है। अरबी भाषा के जो शब्द बनाए जाते हैं इसे जायका लिखा जाए तो उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों में नीचे नुक्ता लगा दिया जाता है और उसका प्रयोग किससे होता है? दंत से। अब नीचे आएंगे लिखा है ओष्ठ। ओष्ठ का प्रयोग करने के लिए आपको किन के प्रयोग करने होते हैं? छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पा वर्ग। ये तो आप पहले से पढ़ चुके हैं। इसके बाद नासिक के या नासिक क्या होता है? नासिक के लिख दें, अनुनासिक लिख दें या फिर नासिक लिख दें। तो ये क्या है? तो प्रत्येक वर्ग का जो पंचम व्यंजन वर्ण होगा, अंगा, इया, अड़ा, ना और मा, प्रत्येक वर्ग का पंचम व्यंजन वर्ण, का वर्ग का अंगा, चा वर्ग का इया, टा वर्ग का अड़ा, ता वर्ग का ना और पा वर्ग का मा। तो प्रत्येक वर्ग का जो पंचम व्यंजन वर्ण होगा वो क्या कहलाएगा? नासिक व्यंजन वर्ण कहलाएगा। आपको उनका प्रयोग करने के लिए आपकी नासिका का मुख के साथ प्रयोग करना होता है। तो अंगा, इया, अड़ा, ना और मा। तो प्रत्येक वर्ग का जो पंचम व्यंजन वर्ण है उसको बोलने के लिए आपको आपके मुख के साथ नासिका का भी प्रयोग करना होता है। ये क्या कहलाते हैं? नासिक व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। या इनको आप अनुनासिक भी लिख सकते हैं। आप इनको अनुनासिक व्यंजन वर्ण भी लिख सकते हैं। इसके बाद और आप नीचे आएंगे तो लिखा है कंठ और तालु। कंठ और तालु के सहयोग से ए और आई, ऐ और आई कंठ और तालु के सहयोग से। कंठ और ओष्ठ के सहयोग से ओ आओ। इसके बाद दंत और ओष्ठ के सहयोग से वा और फा। वा से वकील और फा के नीचे ये लगा हुआ है नुक्ता। ये इस बात का विशेष ध्यान रहे, ये नुक्ता है, ये फा नहीं है। पा वर्ग तो हमारा किस में आता है? पा वर्ग ओष्ठ में आता है और दंत और ओष्ठ की सहायता से वा और फा का प्रयोग किया जाता है। तो अपनी कॉपी में विधि पूर्वक लिख लीजिए, छोटा बड़ा का वर्ग और हा कंठ से है, छोटी बड़ी चा वर्ग या और सा तालु से है, री टा वर्ग सा अंग और ये दोनों उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण मूर्धन्य से हैं, ता वर्ग सा ला और जा दंत से हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ और पा वर्ग ओष्ठ से है, अंगा, इया, अड़ा, ना और मा प्रत्येक वर्ग का पंचम व्यंजन वर्ण नासिक से है। कंठ और तालव्य की सहायता से आप ए और आई को बोलते हैं। कंठ और ओष्ठ की सहायता से आप ओ और औ को बोलते हैं। दंत और ओष्ठ की सहायता से आप वा और फा को बोलते हैं। तो इतना लिखने के पश्चात मैं आपको आगे ले चलूँगा।
तो इतना आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब आपसे किसी भी प्रकार का वर्ण पूछा जाए और उसका उच्चारण स्थान, तो शायद आप उसका उत्तर दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो है वो आपको पढ़ाया जाएगा अल्प। पहले आप प्राणत्व सीखिए। आपसे सीधे पूछा जाए प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण, यानी प्राणत्व जो होता है, प्राण माने होता है वायु, वायु के आधार पर वर्गीकरण करेंगे हम लोग। वायु का मतलब कि हमारे मुख द्वार से किसी भी वर्ण को बोलने में हमारे मुख द्वार से निकलने वाली जो प्राण है, जो वायु है, उसके आधार पर वर्णों को वर्गीकरण कैसे किया जाएगा। तो प्राणत्व के आधार पर जब आप वर्गीकरण करते हैं तो यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। आप पहला क्या देख रहे हैं? अल्प प्राण। दूसरा क्या देख रहे हैं? महाप्राण। अल्प का क्या मतलब होता है? कम। और प्राण का मतलब क्या है? वायु। महा का क्या मतलब होता है? अधिक। और प्राण का क्या मतलब है? वायु। अर्थात जिन वर्णों को बोलने में आपके मुख द्वार से कम वायु का प्रवाह होता है, कम वायु का क्या होता है? प्रवाह होता है, वो क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। और जिन वर्णों को बोलने में आपके मुख द्वार से अधिक वायु का प्रवाह होता है, वह क्या कहलाते हैं? वह महाप्राण व्यंजन वर्ण के तौर पर जाने जाते हैं। तो विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, जब आपसे प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण पूछा जाएगा तो यह दो प्रकार का होगा। पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण, यानी कम वायु का प्रवाह करने वाले व्यंजन वर्णों में अल्प प्राण, अधिक वायु का प्रवाह होने वाले व्यंजन वर्णों में महाप्राण व्यंजन वर्ण का प्रयोग होता है। अब कौन से अल्प प्राण हैं और कौन से महाप्राण हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो आपको इनको ध्यान रखने के लिए एक बात को ध्यान रखना होगा कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है, मान लीजिए आपने का वर्ग पढ़ रखा है, का, खा, गा, घा, अंगा। अब इस वर्ग में 1, 3 और 5, अर्थात जितनी भी विषम संख्याएं हैं वो सब कैसी हैं? अल्प प्राण के तौर पर जानी जाएंगी। तो जितनी भी विषम संख्याएं होंगी किसी वर्ग की, या किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन वर्ण, यानी किसी भी वर्ग का जो पहला व्यंजन वर्ण होगा, अब यहाँ पर चाहे चा लिखा हो, चाहे यहाँ पर चा छा जा लिखा हो, यहाँ पर झा लिखा हो और यहाँ पर इया लिखा हो, उससे कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आपको इतना ध्यान रखना है कि किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन वर्ण, मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी भी वर्ग का जो पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन वर्ण होगा वह कैसा होगा? अल्प प्राण के तौर पर जाना जाएगा। अब इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखें कि वर्ग कोई भी हो वह किसके तौर पर जाना जाएगा? तो वह अल्प प्राण के तौर पर जाना जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि डा जो है उसका उच्चारण स्थान और प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। तो आपने देखा कि का वर्ग, चा वर्ग और उसके बाद टा वर्ग, कंठ, तालु, मूर्ध्य। तो डा किस में आता है? टा वर्ग में आता है। उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धन्य हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जाए यह अल्प प्राण है कि महाप्राण है, तो आपको ध्यान रखना है टा, ठा, डा, वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग का तीसरा वर्ण और वर्ग का पांचवा वर्ण। जो वर्ग का पांचवा वर्ण होगा, 1, 3, 5 विषम संख्याएं क्या कहलाएंगी? ये सभी अल्प प्राण के तौर पर जानी जाएंगी। तो इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखें, अपनी कॉपी में लिख लें, अपने मस्तिष्क में बैठा लें कि किसी भी वर्ग का जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होगा वह क्या कहलाएगा? अल्प प्राण के तौर पर जाना जाएगा। तो एक तो आप ये लिख लेंगे 1, 3, 5, अगर आपको याद रहता है तो ठीक, नहीं तो उसके आगे पूरा लिख लीजिएगा कि पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन वर्ण। 1, 3, 5 के बाद आप आगे देखेंगे तो आप जितने भी अंतःस्थ व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं, या,
रा, ला, वा, यानी या, रा, ला और वा। ये चारों कैसे हैं? तो ये चारों कैसे हो जाएंगे? ये भी अल्प प्राण के तौर पर ही जाने जाएंगे। तो आपसे कभी भी यदि पूछा जाए कि या से यज्ञ किस प्रकार का व्यंजन वर्ण है, तो आपको उसका उच्चारण तो याद ही है कि या से यज्ञ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो तालव्य होता है। इसका क्या होता है? तो मूर्धन्य होता है। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है कि या से यज्ञ का उच्चारण स्थान तो आपको आना ही चाहिए। उसके साथ यदि आपसे अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में भी पूछ लिया जाए तो पहला, तीसरा, पांचवा और अंतःस्थ व्यंजन वर्ण अल्प प्राणत्व व्यंजन वर्ण के तौर पर जाने जाएंगे। अब दूसरे की ओर बढ़ते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? महाप्राण। अब महाप्राण व्यंजन वर्ण को जब आप देखेंगे तो आपने यदि वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा इसको दे दिया तो वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन वर्ण, दूसरा और चौथा व्यंजन वर्ण क्या कहलाएगा? दूसरा और चौथा व्यंजन वर्ण महाप्राण के तौर पर जाना जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर लिखा था चा, छा, जा, झा और इया। अब आपने देखा ये पहला, ये तीसरा और ये पांचवा, आपने तुरंत अल्प प्राण लिख दिया। अब जब यहाँ पर लिखा होगा दूसरा और चौथा, यानी जब आपसे पूछा जाएगा कि झा किस प्रकार का व्यंजन वर्ण है, तो झा किस प्रकार का व्यंजन वर्ण है? महाप्राण होगा। या झा से झंडा किस प्रकार का व्यंजन वर्ण है, तो वह भी महाप्राण के तौर पर जाना जाएगा। और एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाऊं तो यदि जैसे मान लीजिए लिखा है पा, फा, बा, भा और माँ, ये पा वर्ग है। अब पा वर्ग में पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा तो अल्प प्राण हो गए। अब ये कैसा है? दूसरा और चौथा, ये कैसा हो जाएगा? ये तो महाप्राण के तौर पर जाना जाएगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बा के उच्चारण स्थान के साथ प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण करें तो बा का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। बा का उच्चारण स्थान तो ओष्ठ हो जाएगा और प्राणत्व के आधार पर क्या हो जाएगा? बा महाप्राण के तौर पर जाना जाएगा। क्योंकि पहला, तीसरा, पांचवा वो किसके तौर पर जाना जाएगा? अल्प प्राण के तौर पर जाना जाएगा। वह अल्प प्राण के तौर पर जाना जाएगा क्योंकि वह तीसरा व्यंजन वर्ण है। यदि बा के स्थान पर फा लिखा होता या बा के स्थान पर, फा के स्थान पर माँ लिखा होता तो आपको ये ध्यान रखना था कि जैसे जैसे आप सम विषम में परिवर्तित करेंगे उसी प्रकार से आप अल्प और महाप्राण में भी परिवर्तित कर देंगे। आपको अगर ऐसे भी याद नहीं होता है तो अल्प, महा, अल्प ऐसे याद कर लीजिए। अल्प, महा फिर अल्प, इस प्रकार से आप उसको याद रख सकते हैं। या तो 1, 3, 5 के आधार पर याद रखिए कि 1, 3, 5 के आधार पर आप बांटते हैं तो अल्प प्राण है और दूसरा और चौथा आप बांटते हैं तो वह महाप्राण है। कुल व्यंजनों के वर्गीकरण के अनुसार हमने देखा कि 25 व्यंजनों को हमने जो का से लेकर माँ तक जो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग है उस पूरे वर्गों को हमने बांटा। तो पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन वर्ण अल्प प्राण निकल आया और अंतःस्थ व्यंजन वर्ण या, रा, ला, वा अल्प प्राण के तौर पर जाने गए। उसके बाद महाप्राण के तौर पर हमने देखा तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा यानी जो भी सम संख्याओं पर आधारित वर्ण थे वह महाप्राण के तौर पर जाने गए। और अब इसके बाद अगर आप आगे देखेंगे तो दूसरा, चौथा व्यंजन वर्ण लिखने के बाद जो ऊष्म व्यंजन वर्ण मैंने आपको बता रखे हैं, ऊष्म का मतलब था सा, सा और हा। जो सा और हा आपको बताया गया है, सा और हा, यानी जो भी आपको ऊष्म व्यंजन वर्ण बता रखे हैं वो सब किसके तौर पर जाने जाएंगे? वो सब महाप्राण के तौर पर जाने जाएंगे। तो बहुत सरल है इसको याद करना, बहुत ही सरल है कि पहला, तीसरा, पांचवा विषम अल्प प्राण, अंतःस्थ व्यंजन यारा, लावा भी अल्प प्राण। उसके बाद आगे बढ़े तो दूसरा, चौथा सम संख्याएं महाप्राण, उसके बाद सा और हा ऊष्म व्यंजन वर्ण भी महाप्राण के तौर पर जाने जाएंगे। बहुत ही सरल है, आप खाली उसको एक बार ध्यानपूर्वक देख लें तो ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए उपस्थित हो जाएगा कि कोई भी विषम संख्या पर लिखा हुआ वर्ण होगा किसी भी वर्ग का तो आप उसको अल्प प्राण के तौर पर जानेंगे। अंतःस्थ व्यंजन वर्ण होगा तो भी आप उसको अल्प प्राण के तौर पर जानेंगे। इसके बाद महाप्राण के तौर पर आप देखेंगे तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा व्यंजन वर्ण महाप्राण कहलाएगा और सा और हा ऊष्म व्यंजन वर्ण भी महाप्राण के तौर पर
जाना जाएगा। तो आपने इस प्रकार से वर्गीकरण कर लिया। अब आगे देखते हैं, एक तो प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण हो गया। अब दूसरा जो वर्गीकरण है वह घोषत्व के आधार पर होगा। किसके आधार पर होगा? घोषत्व के आधार पर वर्गीकरण होगा। अब घोषत्व के आधार पर किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाएगा वो देखिएगा। घोषत्व के आधार पर वर्गीकरण। घोष का क्या मतलब होता है? घोष का मतलब होता है कंपन। अब कंपन कहाँ होता है? आप किसी भी वर्ण को जब बोलते हैं तो आपके गले में पाई जाने वाली स्वर तंत्रिकाएं या जो स्वर यंत्रियाँ हैं उनमें यदि कंपन होता है तभी आप किसी वर्ण को बोल पाते हैं। ठीक, अब इसको दो प्रकार से बांटा गया, एक है आघोष और दूसरा है सघोष। ध्यानपूर्वक समझिएगा, आपको याद हो जाएगा अभी। एक है अघोष और दूसरा है सघोष। अब अघोष और सघोष क्या है वो समझिए। यदि आ का मतलब होता है नहीं, ये तो आप समझते ही होंगे। जैसे मान लीजिए लिखा है ज्ञान और उसके आगे लगा दिया जाए छोटा आ, फिर लिखा जाए ज्ञान, तो आ का मतलब क्या होता है? नहीं। विलोमाभासी अवश्य है परंतु इसका मतलब क्या होता है? नहीं। तो जहाँ पर घोष नहीं होगा, जहाँ पर कंपन नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा? अघोष के तौर पर जाना जाएगा। सा का मतलब होता है सहित। आपने देखा होगा कि कार्ड में आगे लिखा होता है सपरिवार, यानी परिवार के साथ आइएगा। तो घोष के साथ रहने वाले क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। और जो घोष को लेकर नहीं चलते वह अघोष कहलाते हैं। यानी ऐसे व्यंजन वर्ण जिनको बोलने में, जिनके उच्चारण में मुख द्वार से जो स्वर तंत्रिकाएँ जुड़ी हुई हैं उनमें कंपन नहीं होगा। लिखवा देता हूँ मैं। जैसे अघोष की परिभाषा में आप लिखेंगे जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, जिन वर्णों के उच्चारण में आपकी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होगा वो क्या कहलाएंगे? अघोष व्यंजन वर्ण के तौर पर जाने जाएंगे। और जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो वो क्या कहलाएंगे? सघोष के तौर पर जाने जाएंगे। अब जैसे उसको आपने बांटा था अल्प प्राण और महाप्राण को, उसी प्रकार से अघोष और सघोष को देखिए। मान लीजिए ये एक वर्ग लिखा है का, खा, गा, घा और अंगा। इसी प्रकार से आपके पास 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अब यह एक वर्ग है। इस वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण कौन कौन सा भैया? पहला और दूसरा वर्ण। किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण कैसा होगा? अघोष के तौर पर जाना जाएगा। और किसी भी वर्ण का, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण किसके तौर पर जाना जाएगा? सघोष के तौर पर जाना जाएगा। यानी आपसे यदि पूछ लिया जाए कि का कैसा वर्ण है तो का एक अघोष व्यंजन वर्ण है। खा कैसा वर्ण है तो खा एक अघोष व्यंजन वर्ण है। पा कैसा वर्ण है, फा कैसा वर्ण है, ता हो, था हो, चा हो, छा हो। ये सभी जो कुछ भी लिखा है जो पहला और दूसरा व्यंजन वर्ण है, का, खा, चा, छा, टा, ठा, टा और ठा हो, पा हो, फा हो, ता हो, था हो, तो ये कैसे कहलाएंगे? अघोष व्यंजन वर्ण के तौर पर जाने जाएंगे।
तो प्रत्येक वर्ग का किसी भी वर्ग, कोई भी वर्ग जो आपके सम्मुख लिखा होगा, उस वर्ग का जो पहला और दूसरा व्यंजन वर्ण होगा वह क्या कहलाएगा? अघोष व्यंजन वर्ण के तौर पर जाना जाएगा। तो जब पहला और दूसरा यहाँ पर छूट जाएगा तो बचे हुए 3, 4, 5, यानी गा लिखा हो, घा लिखा हो, अंगा लिखा हो, तो ये सभी किसके तौर पर जाने जाएंगे? ये सभी सघोष के तौर पर जाने जाएंगे। अथवा यहाँ पर डा लिखा हो, ढा लिखा हो, अणा लिखा हो, ये 3 लिखे हों, या किसी भी वर्ग का, ता वर्ग का जैसे आप आएंगे तो दा लिखा हो, धा लिखा हो अथवा ना लिखा हो, किसी भी वर्ग का जो तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन वर्ण होगा वह क्या कहलाएगा? सघोष के तौर पर जाना जाएगा। किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन वर्ण होगा वह अघोष के तौर पर जाना जाएगा। तो इतना तो आपने आज सीख लिया। इसके आगे का सीखने के लिए, इसी वर्णमाला को आगे बढ़ाने के लिए आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो को देखना होगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।